सबसे पहली बात ये है कि देश में जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की भी गिनती हो रही, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। और जिनको ताली बजाने वाला कहा जाता है, ताली बजाने वाले को जानते हैं? ताली बजाने वाले को आप लोग क्या कहते हैं? तो उनकी भी हो रही है, आप जो कहते हैं उनकी भी हो रही है। देश की आजादी को 75 साल हो गए, देश में अमृतकाल चल रहा है, अमृत उत्सव चल रहा है, बजाओ ताली। कौन बजा रहा है? अब 75 साल आजादी को हो गए, अमृतोत्सव चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। तो अमृतकाल क्यों चल रहा है? क्योंकि आजादी से कोई अमृत निकला होगा, तभी तो अमृतकाल चल रहा है। तो हमारा टेंशन इस बात का नहीं है कि आजादी से जो अमृत निकला उसमें हम ओबीसी को भी कुछ अमृत मिला कि नहीं मिला, कुछ एससी को भी अमृत थोड़ा बहुत मिला कि नहीं मिला, आदिवासियों को भी थोड़ा बहुत मिला कि नहीं मिला, और माइनॉरिटीज के लोगों को भी थोड़ा बहुत मिला कि नहीं मिला। इसकी टेंशन हमको नहीं है। उन्होंने कह दिया अमृतकाल, उन्होंने कह दिया अमृतोत्सव, और बजाओ ताली, हम बजा रहे हैं ताली। उन्होंने कहा 3 तलाक खत्म कर दिया, हम ताली बजा रहे हैं। उन्होंने कहा 370 खत्म कर दिया, हम ताली बजा रहे हैं। उन्होंने कह दिया भाई एक राष्ट्र एक कानून लाएंगे, हम ताली बजा रहे हैं। अरे कुछ समझ भी रहे हैं कि ताली ही बजा रहे हैं? अरे कुछ समझ तो लोग, इससे तुमको भी कोई फायदा नुकसान होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर ये समझ लोगे तो ताली बजाना बंद कर दोगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू कर दोगे। इसलिए समझने की जरूरत है। ताली बजाने वाली जमात में हमें कन्वर्ट करना चाहिए। अभी जब नगर निकाय के चुनाव होने वाले थे, एक फैसला आ गया। क्या फैसला आ गया? कि उत्तर प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करा दिए गए। 9 जनवरी को हम लोगों को उत्तर प्रदेश बंद करना पड़ा इसके विरोध में। भाई बगैर ओबीसी आरक्षण के कैसे चुनाव होगा? अब उसी फैसले में एक लाइन और जोड़ दी गई। कितने ओबीसी के लोगों को पता है कि ये जो ओबीसी के लोगों का आरक्षण है, इसी कोटे में जिनको आप ताली बजाने वाला कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में जिन्हें हिजड़ा कहा जाता है, कहा गया इनको भी इसी में शामिल कर लो। मतलब पिछड़ों के साथ इनको भी शामिल कर लो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि आदेश आ गए। हम लोगों ने इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाया। नीट में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया था, हम लोगों ने आंदोलन चलाया। तो अब जो रिजल्ट आए इस साल, कई सारे हमारे बैकवर्ड भाइयों के फोन आए, सर जी हमारे बेटे का हो गया, सर जी हमारे भाई का हो गया, सर जी हमारे बहन का हो गया, सर जी हमारी बेटी का हो गया। तो अगर ये लड़ाई समझ में आ जाएगी तो केवल नीट में ही नहीं, हर जगह हम अपना 60% ले लेंगे। मगर ये लड़ाई समझना पड़ेगा। और अगर लड़ाई नहीं समझोगे तो कागज पर रखा है, कागज पर रह जाएगा। आप बजाते रहो उनके मुद्दे पर ताली। आपको जो टीवी में दिखाया जा रहा है उस पर आप बजाते रहो ताली, और जो 27% दिया गया है वो भी आपका लूट लिया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और जो नहीं समझे उनको बताने और समझाने की जरूरत है। अब गिनती क्यों नहीं हो? हम लोग क्या समझते हैं? गिनती इसलिए नहीं हो रही है, ये तो केवल डाटा कलेक्शन का मामला, ये तो केवल संख्या बताने का मामला है। अरे ये केवल संख्या बताने का मामला होता तो सरकार इतना रिस्क लेती, इतना रिस्क नहीं लेती, गिनती कर देती। और आजादी के 75 साल में एक भी सरकार ने नहीं किया। ये कोई छोटा मोटा मामला है क्या? अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया, सुबह एफिडेविट लगाया कि राज्य सरकार सर्वे नहीं कर सकती है जातियों।
और शाम को दोपहर बाद बदल दिया। कहा साहब गलती हो गई, कर सकती है राज्य सरकार। तो अपने लोग खुश हो गए। अब इसको भी वो लोग उपलब्धि बता रहे, हमने तो कह दिया राज्य सरकार कर सकती है, और हमारे लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि राज्य सरकार कर सकती है। अरे पढ़ो तो कुछ, जो सेंसस एक्ट 1948 है उसके अनुसार सेंसस करने का जो अधिकार है, गिनती करने का जो अधिकार है, वो अधिकार किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये दबाव बना रहे हैं तो अपना पीछा छुड़ाकर वो राज्य सरकारों के सर पर उसका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम जानो तुम्हारा काम। बिहार में जनगणना हो गई, जनगणना नहीं हो रही, सर्वे हो रहा है। मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने कई बार कहा, अरे हमको कहां पावर है जनगणना करने की, सर्वे कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा, हम कहां जनगणना कर रहे, सर्वे कर रहे। इसलिए तो हाई कोर्ट रोक नहीं पाया। अगर वो जनगणना कर रहे होते तो हाई कोर्ट रोक दिया होता, क्योंकि जनगणना करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा, अंग्रेजों को डर नहीं था गिनती करने से, इनको क्या डर? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, अभी कोई साथी बोल रहे थे, वो कह रहे थे हमारे लोग कुर्बानी नहीं दे। अरे आजादी की लड़ाई में हमारे इतने लोगों ने कुर्बानी दिया, मगर रिकॉर्ड से गायब कर दिया। मगर केवल पैसा का घोटाला बड़ा घोटाला नहीं है। देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ तो इतिहास का घोटाला हुआ। हमारे पुरखे पूर्वजों के इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया और अपनी बातें हमारे ऊपर थोप दी गई। कहा यही पढ़ो, यही सुनो, यही समझो और इसी को मानो। और मजबूरी है हमारी, जब हम वही पढ़ रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं, तो उसी को बोलना है, उसी को मानना है। जिस तिलक के बारे में आज तक पढ़ाया जाता रहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, उसी तिलक के बारे में ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि तिलक ने जब साउथ बरो कमीशन भारत में आया 1918 में और छत्रपति साहू महाराज जीवित थे, छत्रपति साहू महाराज ने कहा भास्कर राव यादव को ओबीसी के लिए आरक्षण मांगो, बाबा साहब अम्बेडकर को कहा शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण मांगो। जब ये दोनों मांग हुई तो तिलक जी उस समय कांग्रेस के नेता थे, तो तिलक जी ने अथनी नामक गांव में सभा किया, जो महाराज के राज्य के बाहर था। अंदर जाने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि साहू महाराज केवल राजा ही नहीं थे, पहलवान भी थे, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था अंदर जाने में। तो उनके राज्य के बॉर्डर पर जो अथनी नामक गांव था, वहां सभा की और क्या कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुनबी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने, तेली तमोली और कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे। अब यादव लोग सोच रहे होंगे हमें तो नहीं कहा, ओबीसी की दूसरी जाति के लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो नहीं कहा। अरे महिलाएं यहाँ हैं, महिलाएं जब घर में खाना पकाती है तो कुकर आ गया, पहले कुकर नहीं होता था तो भरेली पतेली में खाना पकाते थे। जब पकाते थे तो उसमें 2-4 चावल निकालते थे, ऐसे हाथ से दबाती थी और तब जाता था तो मान लेती थी कि पूरी भरेली का चावल पक गया। ऐसे ही तिलक ने 2-4 दबाया नमूने के नाम पर, बाकी को भेजना चाहते थे, ये मतलब इसका नहीं था। तो बहुत कुछ इतिहास है जिसको बदला गया है, दबाया गया है। तो हमें उसको पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जाति जनगणना अंग्रेज थे हो रही, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, रुक गई। मैं बहुत दिन से सोच रहा था
आखिर नेहरू जी से हमारी क्या दुश्मनी थी? जाति जनगणना रोक दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हमारे बाप दादा पुरखे तो नेहरू जी को ही नेता मानते थे, कहते देश को आजाद करा दिए, बहुत अच्छे नेता थे और उनको बच्चों का चाचा तक कहा गया, समाजवादी नेता भी कहा गया। तो कौन नेहरू जी को नहीं मानता था? सब लोग नेहरू जी को मानते थे। तो नेहरू जी को क्या दिक्कत थी ओबीसी समाज से, जो ओबीसी की गिनती रोक दिया? मैं बहुत दिन तक सोचते सोचते परेशान रहा, तो एक दिन समझ में आ गया। जब किसी चीज पर मंथन करो तो बात समझ में आती है। मैं भी मंथन करते करते समझ गया। मुझे वो घटना याद आ गई जब देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय होना था। तब क्या हुआ? कांग्रेस महासमिति का चुनाव, सरदार पटेल और पंडित नेहरू जी कैंडिडेट। जितनी राज्यों की कमेटियों ने वोट डाला, सबने सरदार पटेल को वोट डाला। किसी भी राज्य की कमेटी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बने इसके समर्थन में वोट नहीं किए। नेहरू जी को बहुत झटका लगा। गांधी जी ने पहले ऐलान कर दिया था कि अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं नेहरू को ही कहूंगा। गांधी जी के ऐलान करने के बावजूद नेहरू जी को समर्थन नहीं मिला और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्थन मिल गया। नेहरू जी मन ही मन बहुत परेशान। गांधी जी ने नेहरू जी की तरफ देखा कि नेहरू जी मन ही मन बहुत परेशान हो गए। तो नेहरू जी को गांधी जी ने कहा, आपको तो कोई समर्थन नहीं कर रहा, क्या कहना है आपका? नेहरू जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। गांधी जी सब समझ गए, क्योंकि ये मौन का व्रत गांधी जी का ही हथियार था। तो गांधी जी समझ गए कि हमारा शिष्य जो है ये हमारे ही हथियार का प्रयोग कर रहा है। जब गांधी जी को जवाब नहीं देना होता था कभी कभी, तो ये कागज लेते थे, उस पर लिखते थे आज मैं मौन व्रत हूँ। कोई आता था दिखा देते थे आज मैं मौन व्रत हूँ, चला जाता था, सवाल खत्म। तो नेहरू जी कुछ नहीं बोले, गांधी जी सब समझ गए। और जब गांधी जी सब समझ गए तो गांधी जी ने जेबी कृपलानी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे उनको कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिट दे दो, पर्ची दे दो। जैसे यहाँ आ रही कोई ज्यादा देर तक बोलता है पर्ची आती है, ऐसे कहा चिट दे दो। तो चिट पर लिख दी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अपना नाम वापस ले। पटेल जी ने पर्ची पर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था पटेल जी के पास, ऐसा पहले भी हो चुका था, फिर आ गया। पटेल जी ने सोचा होगा मन ही मन, जेबी कृपलानी दे रहे हैं मैं ले लूंगा, वापस ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे गांधी जी हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो पर्ची गांधी जी को पकड़ा दिया और फिर गांधी जी ने वो पर्ची पढ़ा, फिर जेबी कृपलानी को दे दिया और जेबी कृपलानी ने वो पर्ची फिर पटेल जी को दे दिया और पटेल जी ने अपना नाम वापस लिया। जब पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए बिना किसी के समर्थन। तो नेहरू जी के दिमाग पर इस बात का गहरा धक्का लगा कि कांग्रेस जो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर जैसे ब्राह्मणों ने मिलकर बनाई, उस कांग्रेस के अंदर का चुनाव, कोई आम पब्लिक का चुनाव नहीं, कांग्रेस के अंदर का चुनाव, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू मैं नहीं जीत पा रहा हूं। अगर गिनती होगी तो आंकड़ा आएगा ब्राह्मण 3.5% और ओबीसी 52%, तो आगे चुनाव होगा। पहले आंकड़ा आएगा फिर चुनाव होगा और आंकड़ा आएगा ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, फिर चुनाव होगा तो ओबीसी के दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि अरे हम 52%, ये 3.5%, ये 52 वाला 3.5 के पीछे क्यों रहेगा? नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो खुद ही प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो हम कैसे बनेंगे? एक बार तो गांधी जी की कृपा से बन गए, ये नेहरू पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसके बाद कोई ब्राह्मण देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जब नेहरू जी को ये बात समझ में आ गई, नेहरू जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने गिनती रोक दी। अब नेहरू जी ने रोक दिया तो इंदिरा जी कैसे कर लेती?
51 और 61 में नेहरू जी ने रोका, फिर 71 और 81 में इंदिरा जी ने रोका। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। फिर 91 में नरसिंह राव ने रोका, वो भी ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के, तेलंगाना के। ये उत्तर भारत वाले रोके तो दक्षिण भारत वालों को भी समझ में आ रहा था, उन्होंने भी होने नहीं दिया, उन्होंने रोकी। फिर 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री। हमारे तमाम ओबीसी के लोग कहते हैं नहीं सारे प्रधानमंत्री खराब थे, मगर अटल जी सबसे बड़े। जो पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी कहते अटल जी बढ़िया है। अरे हमने कहा इतिहास को पता कर लो कि अटल जी ने ही तुम्हारी पेंशन रोकी है, तुम कह रहे हो अटल जी बढ़िया थी। तो जो बात, अब अटल जी तो विरोधी दल के नेता थे, नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा ने नहीं किया, नरसिंह राव ने नहीं किया, चलो समझ में आ गया। अरे अटल जी को तो कर लेना चाहिए था, मगर अटल जी भी ब्राह्मण थे। जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी, जो बात नरसिंह राव को समझ में आती थी, वो बात अटल जी को भी समझ में आती थी। इसलिए अटल जी ने भी गिनती होने नहीं दिया। और 2011 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब जनगणना का आंदोलन खड़ा हुआ तो जनगणना का फैसला करने की कमेटी का हेड किसको बनाया गया? प्रणब मुखर्जी को बनाया गया। प्रणब मुखर्जी कौन थे? बंगाल के ब्राह्मण थे। फिर ब्राह्मण के हाथ में फैसला करने का अधिकार आ गया और फिर जनगणना नहीं होने। बहुत लोगों को भ्रमित किया गया है कि 2011 में जनगणना हो गई, केवल आंकड़े नहीं आ रहे। अरे भ्रम में हो, झूठ बोलते हैं कांग्रेस वाले। जनगणना नहीं हुई, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ और उसकी भी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं की गई। फिर प्रणब मुखर्जी ने रोक दिया। प्रणब मुखर्जी को हम लोग सोचते थे ये सेकुलर वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए और संघ की शाखा में गए तो पता चला हम लोग ऊपर ऊपर देख रहे थे, अंदर कुछ और था, वो हम देख नहीं पाए। तो ये सारा अंग्रेजों के जाने के बाद से अब तक किसने गिनती रोक कर रखी? ब्राह्मणों ने रोक कर रखी। लेकिन हमारा तो कोई काम ही बगैर ब्राह्मण के नहीं चलता। जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हमारा कोई काम बगैर पंडित जी के होता नहीं है, सब उन्हीं से चलता है। लेकिन गिनती हमारी रोक कर रखी। अब मैं ये बोलूंगा, कुछ लोग अभी यहाँ से जाएंगे, कहेंगे ब्राह्मणों का बहुत गाली दे रहे हैं। तो इसमें कोई गाली है? इसमें कोई एक शब्द गाली है? तो हमें समझना होगा जो सही है वो सही है। सही बात ना बोली जाए तो भी सही है, और सही बात अगर बोली जाए तो भी सही है। सही सही ही है। और ये सही 11 के बाद 21 में होना चाहिए। 10 साल बाद कोविड आ गया। मोदी जी ने कहा कोविड की वजह से नहीं हो रहा है। कोविड आ भी गया, कोविड चला भी गया, मगर गिनती नहीं। अब मोदी जी तो कहते हैं हम पिछड़ी जाति के हैं, नीच जाति के हैं, चाय बेचने वाले हैं। अरे तुम पिछड़ी भी हो, नीच जाति के भी हो, चाय बेचने वाले भी हो। ये भाषण के लिए हो कि काम के लिए भी हो? भाषण के लिए तुम ये सब हो, और जब ओबीसी के अधिकार का मामला आता है, ओबीसी की गिनती का मामला आता है, तब तुम पिछड़ी नहीं हो, चाय बेचने वाले नहीं हो, नीच जाति के नहीं हो, तब तुम कुछ नहीं हो। तो ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है, मोदी जी नहीं रोक रहे, भागवत जी रोक रहे। भागवत जी का नाम सुना है ना? अभी भागवत जी ने बयान दिया। क्या बयान दिया? हमारे पूर्वजों ने बहुत दिन तक अन्याय किया इनके ऊपर, स्वीकार कर लिया कि बहुत दिन तक, हजारों साल तक अन्याय किया। अब अगर हमें 200 साल तक भी कष्ट उठाना पड़े तो हमें उठाना चाहिए। जैसे हम लोग अब उनके ऊपर अन्याय शुरू कर दिया, ऐसे कह रहे हैं। एहसान लाद रहे कि हम 200 साल तक उठाएंगे कष्ट। अरे ना हक दे रहे हो, ना हिस्सा दे रहे हो, ना जमीन में दे रहे हो, ना जायदाद में दे रहे हो, ना नौकरी में दे रहे हो, ना कल कारखाने में दे रहे हो, ना उद्योग धंधे में दे रहे हो, और कष्ट भी तुम्हें उठा रहे। तो अपने यहाँ एक कहावत है, लंबा चंदन मीठी वाणी,
दगाबाज की यही निशानी है कि नहीं है? तो याद रखना, नहीं तो कुछ लोग क्या समझ रहे, नहीं भागवत जी का दिमाग बदल गया, आप सबको आरक्षण देना चाहते, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा 24 का इलेक्शन गधे की फांस बना हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तो ऐलान किया है, गिनती करके दिखाओ बगैर हमारी गिनती करके दिखाओ, बगैर हमारी जनगणना किए गिनती करके दिखाओ, देखते कैसी गिनती होती है। वो समझ रहे हैं अगर 24 के इलेक्शन के पहले गिनती किया और ओबीसी की गिनती नहीं किया तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए और 24 का इलेक्शन जीतना संभव नहीं है। इसलिए गोलमोल कर रहे, गोलमोल क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया, सुबह एफिडेविट लगाया राज्य सरकार नहीं कर सकती, दोपहर बाद एफिडेविट लगाया नहीं भूल हो गई थी कर सकती, ताकि आप खुश हो जाए। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पता है जिस दिन गिनती हो गई उस दिन ओबीसी पिछड़ा नहीं रहेगा, आगड़ा हो जाएगा इस देश का शासक, ये उनको पता। अच्छा, जब तक गिनती नहीं हो रही तब तक क्या कह रहे हैं, यादव ले गया, यादव ले गया, यादव ले गया, फला ले गया, फला ले गया, फला ले गया। अभी गिनती हो जाए फिर क्या पता चलेगा, एक एक जाति की संख्या निकल कर आएगा, पहला तो यह आएगा, फिर उस जाति में कितने लोग कौन कौन सी नौकरी में है वो भी निकल कर आएगा। अरे सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, सबका हिस्सा पंडित जी लोगों ने खाया। ये दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। तो ये जो हमारी आपस की लड़ाई है, ये हमारी आपस की लड़ाई बंद हो जाएगी। मैंने समझाया तमाम जगह लोगों को, जो लोग कह रहे हैं, मैंने कहा कि तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना की लड़ाई सबसे ज्यादा यादव लोग मैदान में आकर लड़ रहे हैं। अगर यादव सबसे ज्यादा खाया होता तो लड़ाई क्यों लड़ता आकर के सामने, अरे उसी की पोल खुलती ना, जनगणना में डाटा आता तो। इसका मतलब यह है कि ना करने वाले लोगों को पता है खाया हमने है, मगर लड़वाओ इनको आपस में, तो ये लड़ते रहेंगे और एक का समर्थन हम लेते रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे और इनका हक अधिकार खत्म करते। आज एक एक चीज बेची जा रही है, जो लोग कह रहे हैं इनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, अरे दे क्यों नहीं देते भाई, तुम्हारी सरकार है 10 साल से, क्यों नहीं दे देते, कोई रोक कर रखा है, दे क्यों नहीं देते। मगर देना लेना थोड़े ही है, झगड़ा लगाना है, देने लेने का मामला नहीं है, झगड़ा लगाने का मामला है। झगड़ा लगाकर ओबीसी में फूट पैदा किया जाए और ओबीसी में फूट पैदा करके फूट का फायदा उठाकर हमारा समर्थन लेकर सरकार बनाई जाए, फिर हमारा ही अधिकार खत्म किया। जो इतिहास में आपके अधिकार के विरोधी रहे वो वर्तमान में आपके अधिकार के समर्थन कैसे हो सकते। 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया तो 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। तब कौन था हमारे समर्थन। आज जो ये तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, उसने खा लिया, उसने खा लिया, ये बताने वाले लोग हैं, क्या ये लोग 90-92 में जब मंडल कमीशन लागू करने की लड़ाई चल रही थी तो क्या ये हमारे समर्थन में खड़े थे। तो तब इनको आरक्षण अच्छा नहीं लगता था हमारा, तो क्या आज इनको आरक्षण हमारा अच्छा लगता है। ना तब अच्छा लगता था ना आज अच्छा लगता है। आज समाज में थोड़ा जागृति फैल गई है, इसलिए आरक्षण की बात मजबूरी में करनी पड़ रही है। तो मजबूरी में करते हैं तो हमारे ही समाज को हमारे ही समाज से लड़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए इसको लेकर सतर्क होने की जरूरत है। अगर जाति जनगणना हो जाए, एक एक का डाटा आ जाएगा, किस जाति में कितने लोग हाई स्कूल पास हैं, कितने इंटर पास है, कितने बीए पास है, कितने बीएससी पास है, कितने बीटेक किए हुए हैं।
कितने के पास इतनी जमीन है कि उनका जीवन यापन हो सकता है, कितने के पास इतनी कम जमीन है कि उनका जीवन यापन नहीं हो सकता, कितने सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने के पास साइकिल है, कितने के पास साइकिल नहीं है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल नहीं है, कितने के पास घर है, कितने के पास घर नहीं है। ऐसे डाटा आ सकते हैं और अगर ये डाटा आ जाए तो जिसकी जैसी स्थिति है उसके हिसाब से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उसको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सकता है, तो सबका विकास हो सकता है। मगर ये सबका विकास नहीं करना चाहते, नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। और हम तो समझदार ही है, हम समझ जाते पहले साथ देना पड़ता है फिर विकास होता है, 2 बार साथ देंगे। और उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी, 2 बार साथ दे दिया। और स्कॉलरशिप 6 लाख ओबीसी की रोक दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का बंटाधार कर दिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ओबीसी कहाँ है, बादा यूनिवर्सिटी की भर्ती में ओबीसी कहाँ है, अभी जो पंचायत अधिकारी का विज्ञापन निकला इसमें ओबीसी कहाँ है। तो सबका साथ सबका विकास, तो हम साथ दे रहे हैं, विकास समझ ही नहीं पाए कि नारा बदल गया है। अब नारा हो गया है सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। समझ ही नहीं पा रहे हम लोग नारा सुनकर ही खुश हो जाते। जैसे पीला करना है अगर आप लोगों को तो हल्दी लगाना पड़ता, पीला करने के लिए शादी विवाह में लगाया जाता है, रिवाज है कि भाई हल्दी लगाओ। लेकिन हम लोगों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, हल्दी दिखा देते हैं, दूर से दिखाया पीले पड़ गए हमारे लोग, तो लगाने की क्या जरूरत है। अरे जब विकास कहने से ही वोट दे देते हो तो विकास करने की क्या जरूरत है भाई, कहने से ही वोट मिल जाए। तो इसलिए आपके 6 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है कश्यप जी, उनको पूछा पत्रकारों ने, अरे ये 6 लाख ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई आपकी सरकार में, कहा बजट नहीं है। हमने कहा अरे भाई बीजेपी वाले, तुम लोग तो कहते हो डबल इंजन की सरकार है और ये नगर निगम नगर पालिका जीत गए, ट्रिपल इंजन हो गई, तो ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन ये सारा जोड़ लिए ओबीसी का वोट लेकर, मगर ओबीसी के लिए बजट नहीं। 2 बार सेंटर में गवर्नमेंट बना लिया, 2 बार स्टेट में सरकार गवर्नमेंट बना लिया, अभी ओबीसी के लिए बजट नहीं है। अब क्या बीजेपी वाले अमेरिका में गवर्नमेंट बनाएंगे तब ओबीसी को बजट? अमेरिका में तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहीं से ही विदाई होने वाली है। तो अमेरिका तो दूर है, यहीं से विदाई होने वाली है। तो ये हम लोगों को मूर्ख बनाया है। 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति होगी, ओबीसी का स्कॉलरशिप रोक कर रखा गया। हमारे आरक्षण के साथ खिलाफ जनरल का कैसे आ रहा है, आप देखो नियुक्तियों का विज्ञापन देखो, उसमें कैसे लिखा जनरल इतनी सीट, फिर ईडब्ल्यूएस इतनी सीट, लिखा है नहीं लिखा। और जनरल और ईडब्ल्यूएस का जोड़ो और फिर ओबीसी का देखो, जिसका 52-60% दावा कर रहे होने का, उसकी सीट देखो कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है, इतना ज्यादा अंतर है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी इच्छा होगी, जिसकी नौकरी पाने की उम्र है वो सोच रहा होगा कि हमें सरकारी नौकरी मिले, और जिसकी उम्र निकल गई है वो सोच रहा होगा हमारे बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिले। अरे ऐसे अगर वोट देते रहोगे तो न तुम्हें मिलने वाली है न तुम्हारे बेटा बेटी को मिलने वाली है, क्योंकि जब कुछ सरकारी बचेगा तभी सरकारी नौकरी बचेगी, और जब सरकारी नौकरी बचेगी तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। जब सरकारी नौकरी बचेगी ही नहीं तो सरकारी नौकरी मिलेगी कहां से? जब सब कुछ बेच दिया जा रहा है अडानी को, तो आपको सरकारी कुछ नहीं बचेगा तो सरकारी नौकरी कहां से बचेगी, और नहीं बचेगी तो कहां से मिलेगी? अब मोहन भागवत कहते रहे आरक्षण 200 साल तक रहे, आप भी खुश होते रहो। आरक्षण कहाँ है? सरकारी जगह पर है, सरकारी सब बेच दिया जा रहा है, आप खुश होते रहो। आरक्षण
अच्छा, इतना दिन से हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए ओबीसी को कितना मिलेगा? केवल 27% मिलेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और जब उनको आरक्षण देने की बात आई तब 10% हो गया। कहां से आ गया? अब क्यों नहीं 50% की क्राइटेरिया है? और जिस सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए कहा था कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, वही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया ईडब्ल्यूएस सही। तो हमारा क्यों नहीं बना? जब 50% की सीमा नहीं है तो कम से कम 52 तो दे दो भाई। अरे 52 तो प्रमाणित है ना मंडल कमीशन के अनुसार, तो 52 तो दे दो। मगर 52 भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे ही नेता ईडब्ल्यूएस में समर्थन कर दिया। जब बहस चल रही थी तो तमाम नेता बैकवर्ड होकर लंबा चौड़ा भाषण करने के बाद कहा, महोदय हम इस बिल का समर्थन करते हैं। अरे एक लाइन और जोड़ लेते कि महोदय आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाना चाहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसी समय एक और बिल लाया जाए कि ओबीसी को भी 52% आरक्षण दिया जाए। हम आपके 10% का समर्थन करेंगे, आप हमारे 52% का समर्थन करो। ये कह सकते थे, मगर एक भी नहीं माने। ये कह सकते थे मगर नहीं कहा। लेकिन अभी चुनाव में आएंगे तो बड़ी बड़ी आरक्षण को लेकर भाषण करेंगे, और हम लोग भी देंगे। 75 साल से इनको हटाओ, उनको लाओ, उनको भगाओ, उनको लाओ, यही कर रहे हैं, मगर हमें क्या है? तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है। अब ये सरकार हमको उलझा रही है। कभी कहती है 3 तलाक हमने दे कर दिया इसलिए वोट दे दो, कभी कहती है हमने 300